सपने की दुनिया में जबरदस्त लड़ाई के निशान बाकी हैं, जिसमें हारे हुए दुश्मन की एनर्जी एक घने घूमते हुए भंवर में बदल रही है। लिू शेंग अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है, टूटती हुई काली एनर्जी से घिरा हुआ। अपनी शक्ति को छोड़ते हुए उसे आज़ादी का एहसास हो रहा है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आती है जब वो खुद से कहता है कि आखिरकार वो इस मुश्किल दुश्मन को हराने में कामयाब हो गया है। लिू शेंग लेवल 13 ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ाई की मुश्किलों के बारे में सोचता है, जिसका नाम लेई फुटियन था। उसे याद आता है कि वो प्राणी उसे कैसे अपमानित करता था। अपनी भयानक रीजेनरेशन क्षमताओं के कारण उसे पहले 10 से ज्यादा बार हरा चुका था। हालांकि लिू शेंग ध्यान देता है कि लेवल 11 में पहुंचने के बाद पासा पलट गया। उसे वो निर्णायक पल याद आता है जब उसने ज़ॉम्बी के चेहरे पर घुटने से जोरदार वार किया, ये सोचते हुए कि लड़ाई के इनाम अच्छे हैं, लेकिन आखिरकार जीतने की उपलब्धि का एहसास सबसे ज़रूरी है। अपने हाथ को नीचे देखते हुए लिू शेंग बची हुई एनर्जी को देखता है, जिसका वर्णन वो बिजली के हथेली के निशानों के एक अजीब कॉम्बिनेशन के रूप में करता है, जो एक भयानक तूफान जैसा दिखता है। जैसे ही वो शक्ति के पदानुक्रम पर विचार करता है, उसका भाव गंभीर और विश्लेषणात्मक हो जाता है। वो सिद्धांत देता है कि जबकि लेवल 11 और 12 नियमों को कंट्रोल करने के बारे में है, लेवल 13 एक बहुत ज्यादा शक्ति, कानूनों के साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वो हाथ बढ़ाता है जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हो, ये महसूस करते हुए कि कानूनों की शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सीधे जुड़ी हुई है, जो इसे सबसे जरूरी शक्ति बनाती है। वो इस शक्ति को एक विशाल ब्रह्मांडीय भंवर के रूप में देखता है, ये समझते हुए कि जबकि नियम केवल दुनिया के काम करने के तरीके की नब्ज पकड़ते हैं, कानून उस कार्य के वास्तविक सार को छूते हैं। इस जटिल विचार को समझने के लिए लिू शेंग एक वीडियो गेम एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। वो सोचता है कि अगर ब्रह्मांड एक गेम है, तो लेवल 11 से नीचे के सभी लोग सिर्फ आम खिलाड़ी हैं, जो अनजान हैं और उन्हें गेम के नियमों का पालन करना होगा। वो उच्च स्तरों को अलग अलग तरह के खिलाड़ियों के रूप में कल्पना करता है। लेवल 11 और 12 के लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो अपने फायदे के लिए नियमों का इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि उसे एहसास होता है कि लेवल 13 तक पहुंचना और कानूनों को समझना एक वीआईपी प्लेयर बनने जैसा है, जो गेम का सोर्स कोड देख सकता है, डेटा एडजस्ट कर सकता है और यहाँ तक कि अपना खुद का प्राइवेट सर्वर भी चला सकता है। आखिर में कंप्यूटर सर्किट के बैकग्राउंड के सामने लिू शेंग का एक मजेदार चिबी वर्जन दिखाई देता है। वो अपना सिर खुजलाता है, ये मानते हुए कि एक तरह से वो भी इस ऊंचे दर्जे के प्लेयर में शामिल है, क्योंकि उसके पास ओरिजिन पावर है और वो कोड देख सकता है। हालांकि वो खुद का मजाक उड़ाता है, ये महसूस करते हुए कि वो एक ऐसे कंप्यूटर अनपढ़ इंसान जैसा है, जो कोड तो देखता है लेकिन उसे प्रोग्राम करना या समझना बिल्कुल नहीं आता। लिू शेंग अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है, अपने पास मौजूद जबरदस्त ताकत को महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आती है जब उसे एहसास होता है कि उसने बिजली के कानून को सफलतापूर्वक समझ लिया है। वो देखता है कि उसकी दूसरी उपलब्धियां भी छठे दायरे में पहुंच गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पूरा बदलाव और ताकत का एक नया एहसास हुआ है। हालांकि वो जमीन से जुड़ा रहता है, ये मानते हुए कि जिस लेवल 13 के पावर हाउस को उसने हराया था, उसकी यादें बहुत बड़ी और जटिल हैं। वो तय करता है कि उसे इस ज्ञान और अनुभव को धीरे धीरे पचाना होगा, लेकिन उसे यकीन है कि एक बार जब वो इन पर पूरी तरह महारत हासिल कर लेगा, तो लेवल 13 से नीचे किसी को भी हराना तरबूज काटने जितना आसान होगा। लिू शेंग कल्टीवेशन के रास्ते का विश्लेषण करना जारी रखता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि लेवल 12 में मिल्की वे को शरीर में क्यों खींचना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि ये लेवल 13 की तैयारी के लिए शरीर को मजबूत करने का एक जरूरी कदम है। वो खतरे को समझता है, सोचते हुए कि पर्याप्त शक्तिशाली शरीर के बिना कानूनों की शक्ति एक दो-धारी तलवार की तरह काम करती है, जो इस्तेमाल करने वाले को उसे इस्तेमाल करने का मौका मिलने से पहले ही खत्म कर सकती है। किस्मत से लिू शेंग चिंतित नहीं है। वो अपनी शारीरिक स्थिति पर सोचता है, ये देखते हुए कि उसके पास अमर मार्शल बॉडी है, जो गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी के साथ वो लेवल 12 तक पहुंचने से पहले भी कानूनों के भारी भरकम बोझ और झटके को झेल सकता है, जिससे उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सीन भर्ती जहाज के अंदर भौतिक दुनिया में वापस चला जाता है। लिू शेंग अब अपने सूट के भेस में वापस आकर अपनी आंखें खोलता है जैसे ही उसका ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है। वो खड़ा होता है और
और अपने आसपास के माहौल को स्कैन करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसे एहसास होता है कि जब से वो जहाज पर चढ़ा है तब से 7 यूनिवर्सल दिन बीत गए हैं। फिर भी अजीब बात यह है कि कोई उससे मिलने नहीं आया, खाना देने भी नहीं। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने का फैसला करता है ताकि थोड़ी ताज़ी हवा मिल सके। जैसे ही वो कॉरिडोर में कदम रखता है, उसका जूता मेटल के फर्श की जाली पर पड़ता है। जोरदार आवाज़ के साथ फर्श उसके पैर के नीचे धंस जाता है। लियू शैंग अपना पैर पीछे खींचता है, जहाज की भयानक स्थिति पर कमेंट करता है। ये देखकर हैरान होता है कि एक ऐसा जहाज जो सचमुच टूट रहा है फिर भी स्पेस जंप करने में सक्षम है। अचानक वो चौंक जाता है जब एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और एक आवाज आती है, हे भाई। लियू शैंग मुड़कर देखता है तो एक अजनबी उसके सामने सिगरेट पी रहा होता है, जो राहत महसूस कर रहा होता है। वो आदमी मजाक करता है कि आखिरकार उसे कोई जिंदा मिला और उसे लगा कि जहाज पर बाकी सब मर चुके हैं। वो लियू शैंग को सिगरेट देता है, लेकिन लियू शैंग विनम्रता से मना कर देता है। अजनबी अपना परिचय बोरो स्टार सेक्टर के सिया के रूप में देता है और लियू शैंग की पहचान पूछता है। लियू शैंग संक्षिप्त में जवाब देता है कि वो यामू सेक्टर से है। सिया मानता है कि उसने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन दीवार से टेक लगाते हुए वो इसे हल्के में लेता है। फिर वो दोस्ताना बनने की कोशिश करता है। लियू शैंग के कमरे का नंबर पूछता है ताकि वे बाद में ताश खेल सकें। हालांकि लियू शैंग तुरंत पीठ फेर कर चला जाता है, बस इतना कहता है कि सिया उसे ढूंढ नहीं पाएगा, जिससे वो आदमी घबराकर उसके पीछे पीछे पुकारता रह जाता है। कॉरिडोर में अकेला छोड़ दिया गया, सिया अपनी सिगरेट पीता है और परेशान दिखता है। बड़बड़ाता है कि चूंकि वे सभी लेवल 11 के योद्धा हैं, इसलिए लियू शैंग को इतना घमंडी और अहंकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों में लियू शैंग सपने की दुनिया में ट्रेनिंग करने और कभी-कभी ताज़ी हवा के लिए बाहर आने का अपना रूटीन जारी रखता है। हालांकि बदकिस्मती से हर बार जब वो हॉलवे में कदम रखता है तो उसकी मुलाकात सिया से होती है, जो आक्रामक तरीके से उसका सबसे अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करता है। लियू शैंग का एक छोटा मजेदार रूप तनाव में दिखता है, क्योंकि उसे शक होता है कि सिया उनसे इतनी बार मिलने के लिए पूरे दिन हॉलवे में घूमता रहता होगा। उसे राहत महसूस होती है कि वो अपने कमरे की जगह न बताने में काफी सावधान था, नहीं तो सिया निश्चित रूप से ताश खेलने के लिए उसे परेशान करने आता। समय धीरे धीरे बीतता है और जैसे ही लियू शैंग को लगने लगता है कि जहाज को ब्रह्मांड में भुला दिया गया है, वो आग जैसी आभा से घिरा हुआ गहरी ध्यान में बैठ जाता है। अचानक उसकी सहज प्रवृत्ति एक तेज चेतावनी देती है। उसकी आंखें तेज पीली रोशनी से चमकती हुई खुलती हैं, क्योंकि उसे एक गड़बड़ी महसूस होती है और वो सोचता है कि क्या जहाज का कोई हादसा हुआ है। बाहर जंग लगा भर्ती जहाज तेजी से नीचे उतरता है, एक चट्टानी सतह पर जोर से टकराता है और धूल का बादल उड़ाता है। इसका असर अंदर महसूस होता है, जिससे लियू शैंग दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वो समझने की कोशिश करता है कि क्या जहाज का अभी कोई हादसा हुआ है। लियू शैंग जहाज का दरवाजा खोलता है, पसीने से लथपथ और परेशान दिखता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, सोचता है कि क्या सच में इस कबाड़ के ढेर को अंतरिक्ष से इतनी तेजी से गिराना जरूरी था। अचानक एक बड़ी मजबूत कदकाठी वाला आदमी दरवाजे के सामने आ जाता है। ये लाल बालों वाला एल्फ यात्री है, जो गुस्से में लियू शैंग पर चिल्लाता है कि रास्ते से हट जाओ। जैसे ही वो एल्फ घमंड से उसे धक्का देकर आगे बढ़ता है, वो लियू शैंग का अपमान करता है, ये कहते हुए कि एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। लियू शैंग चुप रहता है, उस बदतमीज यात्री को ठंडी भावहीन नजरों से जाते हुए देखता है। हालांकि अंदर ही अंदर लियू शैंग का एक छोटा सा मजेदार रूप अपने हाथ बांध लेता है। वो मन ही मन सोचता है कि अमर दाव की तकनीकें सच में चरित्र बनाने के लिए बहुत प्रभावशाली हैं। अगर ये उसका पुराना रूप होता तो वो अब तक उस एल्फ का सिर जरूर मरोड़ देता। वो मजाक में कहता है कि उसका सब्र का लेवल फिर से बढ़ गया है। लियू शैंग जहाज से बाहर निकलता है, रोशनी की किरण में नीचे उतरता है। वो देखता है कि विशाल जंग लगा जहाज एक चट्टानी सतह पर उतरा है और नीचे पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा है। वो समूह को देखता है, ये ध्यान देते हुए कि ये सभी लोग कम से कम लेवल 11 के हैं और जितने उसने उम्मीद की थी उससे ज्यादा लेवल 12 के योद्धा मौजूद हैं। उनमें एक नीले बालों वाला तलवारबाज है और एक काली एल्फ है जिसके सीने पर चमकता हुआ टुकड़ा है। लियू शैंग अपने खुद के व्यवहार पर सोचता है। उसे याद है कि वो सोचता था कि उसका ऑरा बहुत मजबूत और ध्यान खींचने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे दबा दिया था। लेकिन अब अपने सामने का दृश्य देखकर वो इस फैसले पर सवाल उठाता है। वो देखता है कि लाल बालों वाला एल्फ यात्री और दूसरे योद्धा अपने ऑरा को जोर से चमका रहे हैं।
हंस रहे हैं और पोज कर रहे हैं। लिू शेंग सोचता है कि ये लोग उससे कहीं ज्यादा घमंडी हैं, अपनी शक्ति ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोर नाच में मुकाबला कर रहे हों, अंधेरे ब्रह्मांड में चमकती मशालों की तरह काम कर रहे हों। अचानक कुछ लिू शेंग का ध्यान खींचता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो एक खास व्यक्ति को देखता है। धधकती लपटों के बीच खड़ा है एक आदमी जिसके लाल बाल हैं और कंधे पर एक बड़ी तलवार है। वो आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा है और आग की ऊर्जा की एक तेज लहर छोड़ रहा है। सिया लिू शेंग की ओर झुकता है और लाल बालों वाले आदमी की ओर इशारा करता है। वो उसे सायर कहता है, जो बोरो सेक्टर का एक सुपर जीनियस है। सिया उस जवान आदमी के घमंडी रूप का मजाक उड़ाता है, टिप्पणी करता है कि वो एक गुस्सैल टर्की जैसा दिखता है। सीन सायर पर फोकस करता है, जो अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार के साथ आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा है, जबकि सिया मानता है कि पहली नजर में वो लड़का सच में जीनियस लगता है। हालांकि जिया का चेहरा उदास और गंभीर हो जाता है। वो जीनियस होने के मूल्य पर सवाल करता है, ये कहते हुए कि युद्ध के मैदान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। उसका मानना है कि जो लोग सच में युद्ध में जिंदा बच पाते हैं वही असली जीनियस होते हैं। जिया सायर के लिए एक बुरे भविष्य की भविष्यवाणी करता है, एक ऐसे सीन की कल्पना करता है जहां उस जवान आदमी का दिखावटी व्यवहार उसे विशाल एलियन जानवरों का निशाना बनाता है, जिससे उसकी जल्दी मौत हो जाती है। इस विशेष शिकायत को सुनकर लिू शेंग जिया से पूछता है कि उसके और सायर के बीच कोई दुश्मनी है। जिया सवाल सुनकर हैरान हो जाता है। उसका अकड़ वाला रवैया तुरंत गायब हो जाता है और वो पसीने से तर शर्मिंदा चेहरे के साथ झुककर सच बताता है। वो मानता है कि सायर ने असल में उसे पहले पीटा था। वो दावा करता है कि ये उसका सबसे बड़ा राज है और उसने जहाज पर किसी और को नहीं बताया है, लेकिन वो लिू शेंग को बता रहा है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। लिू शेंग हाथ बांधकर खड़ा है, बिना किसी भाव के सुन रहा है। मन ही मन वो सोचता है कि वे दोस्त कब बने और सोचता है कि जिया बहुत ज्यादा दोस्ताना हो रहा है। अचानक चट्टान जैसी चमड़ी वाला एक बड़ा आदमी जिया के पीछे आता है। उसका कंधा थपथपाता है और जोर से उसका नाम पुकारता है। वो चट्टान जैसा आदमी दूर सायर की ओर इशारा करता है और जोर से जिया से पूछता है कि क्या वो वही आदमी नहीं है जिसने उसे पीटा था। जिया सदमे में जम जाता है। उसका जबड़ा नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका राज जोर से बता दिया जाता है। जिया गुस्से में फट पड़ता है, उस चट्टान जैसे आदमी पर चिल्लाता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और पूछता है कि क्या वो चाहता है कि सबको पता चले, ये दोहराते हुए कि ये एक राज होना चाहिए था। वो चट्टान जैसा आदमी शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाता है, माफी मांगता है और मानता है कि वो बस भूल गया था कि ये एक राज था। जिया तबाह दिखता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका राज खुल गया है, जबकि लिू शेंग बगल में खड़ा है, तिरछी नज़र से इस अराजक बातचीत को देख रहा है। लिू शेंग का एक छोटा सा मज़ेदार रूप अपने कंधे उचकाता है, अवाक महसूस करता है और अपने आसपास के शोर मचाने वाले लोगों से थक गया है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें